नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज घटनासार वाली सीरीज जो चल रही है उसकी लास्ट क्लास है। ये लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, केंद्रीय बजट भी कर लेंगे और इकोनॉमिक सर्वे भी कर लेंगे, है ना। दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद कह सकते हैं कि आपका कच्छू नहीं छूटेगा, है ना। हमारी बुंदेलखंडी में कुछ को बोलते हैं कच्छू नहीं छूटेगा। तो आज हम ये आपसे वादा करते हैं कि केंद्रीय जो बजट है और आर्थिक इकोनॉमिक्स सर्वेक्षण जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, उससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब यहीं से आ जाएंगे और जो ना आए यहाँ से वो फिर आप लोग खुद ही समझिएगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट में सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जान लेते हैं जो कि मैंने साइड में लिख रखे हैं। तो उनको जान लेते हैं कि उनसे भी कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस, तो उससे ये ना रहे कि भैया हम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं, है ना। दिख तो रहा होगा आपको बेहतर तरीके से। अगर ना दिख रहा हो तो हम बिल्कुल ऐसे देखेंगे कि दिखेगा जरूर। चलिए, बजट 2025-26 जो है ना, ये भारत का पहला बजट। इससे इससे एक पॉइंट, हम संबंधित पॉइंट जो है वो हम लोग घटनासार से ही जानेंगे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो इससे पहले जो चीजें हैं महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो पहला बजट है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कब आया था? 7 अप्रैल 1860 में, जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है वन लाइनर में, क्योंकि देखिए ये जो हमारा आरओ का एग्जाम है वो डेटाबेस एग्जाम है। डेटा कुछ भी पूछेगा आपसे, है ना। तो डेटा आप जितने से जितना याद कर सको करते चलिएगा, है ना। और फिर आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया। ये तो था कि भारत का पहला बजट कब आया, मतलब तब तो अंग्रेजों का शासन था, तभी का पूछ रहा है। तो जेम्स विल्सन द्वारा आया था 1860 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट की यदि हम बात करें तो ये आया 26 नवंबर 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ। ठीक, कौन किसके द्वारा लाया गया था ये? आर के षणमुखम चिट्टी द्वारा। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। फिर अधिकतम बार जो बजट पेश हुए हैं वो किस किस ने किए हैं वो नाम हम लोग जान लेते हैं। बाई चांस यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो नामों के बारे में हम लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा बार लाए हैं मुरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। लेकिन यदि लगातार की बात करें तो लगातार ये लाए हैं 6 बार। ठीक है, टुकड़ों में लाए हैं तो सबसे ज्यादा बार इन्होंने 10 बार पेश किया है। ठीक है, और पी चिदम्बरम 9 बार और निर्मला सीतारमण 8 बार। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है हमसे जो कि इस बार आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। लगातार सर्वाधिक बजट पेश किया है किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने, 8वीं बार, लगातार 8वीं बार किया है। आप लोग इनको जान ही रहे हैं काफी टाइम से, है ना। और मेरे ख्याल से एक ये जो मुरारजी देसाई का जो 10 बार वाला बजट जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी निर्मला ताई तोड़ देंगी, है ना। चलिए फिर, वार्षिक वित्तीय विवरण में इसका जिक्र है आर्टिकल 112। बजट आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा आर्टिकल में। फिर बात करते हैं कि यार ये जब बजट लिखा नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो आता है ना, वही कह सकते हैं, उसी में हम लोग बजट की पूरी चर्चा करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल कौन सा? 112। ठीक है, 112। एक एक रुपया जोड़कर आप 2 रुपया बना लोगे। फिर अंतरिम बजट की बात यदि करें तो अंतरिम बजट क्या होता है? आम चुनाव से पूर्व जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको वित्तीय विवरण कहते हैं। मतलब जो आप लोगों ने अभी देखा था जब हमारे चुनाव हो रहे थे 2024 में लोकसभा के, तो लोकसभा एक समय पे खत्म कर दी गई, है ना। तो खत्म कर दी गई तो मान लीजिए जब खत्म होने वाली होगी तो उस समय भी तो कुछ बीच समय बचेगा ना, तो उस समय खर्चा कहाँ से चलेगा? तो वो खर्चा पूरा करने के लिए एक लाया जाता है अंतरिम बजट। उसी को बोलते हैं हम लोग अंतरिम बजट, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो भाषा तो यही है। ठीक है ना। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होना शुरू कब से हुए? तो ये हुए 2017 से। ठीक है ना। और बजट तैयार करने हेतु अगर नोडल निकाय पूछा जाए आपका, तो कौन करता है बजट आपका तैयार? तो ये करता है बजट प्रभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग और वित्त मंत्रालय। उसी के साथ आप लोग कह सकते हैं कि नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से। ठीक है ना। अगर कहीं जिक्र आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो ये हमें ध्यान रखना है। बजट के चरण क्या होते हैं, बजट कैसे पेश होता है, क्या बनता है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बजट पूर्व परामर्श, हितधारक और सहहितधारक इसमें भाग लेते हैं। फिर डेटा संग्रहण और विश्लेषण होता है इसका। फिर बजट मसौदा तैयार किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी इस पे दी जाती है। फिर बजट भाषण की प्रस्तुति होती है। इसके बाद संसदीय अनुमोदन होता है, एक सामान्य सी चर्चा हो जाती है इस पर। फिर उसके बाद होता है बजट का कार्यान्वयन और फिर संशोधन होकर अनुपूरक बजट ये बन जाता है आपका, है ना।
तो बजट की हम लोगों ने सीधी सीधी जो चरण होते हैं वो देख लिए नॉर्मल सी भाषा में। अब ये जो ऋण सुविधा दी हुई है ये हम लोग अभी साथ में जब बजट की बात करते जाएंगे जहां पर इसकी जरूरत होगी तो मैं इसको भी समझा दूंगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर जो अपने घटनासार वाले पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं इनको, है ना। अब समझ लेते हैं इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या है। अब एक चीज मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ कि कल कमेंट्स आ रहा था कि हाईलाइट वाली आप लोग पीडीएफ करवा दीजिए प्रोवाइड। तो मैं हाईलाइट वाली पीडीएफ प्रोवाइड तो आपको करवा दूंगा, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी, जब आप इसका प्रिंट निकलवाओगे तो फिर ये जो है रंगा हुआ आएगा, है ना। ये ब्लैक ब्लैक आ जाता है, जैसे कि एक लोगों ने निकलवाई भी, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये ब्लैक आ जा रहे हैं हल्के हल्के से। तो मैं आपको ये क्लास के माध्यम से करवा ही रहा हूँ, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। क्लास तो करोगे ही एक बार, और घटना सार मेरे ख्याल से सबके पास होगी, नहीं होगी तो आप प्रिंट निकलवाइए, और जब आप क्लास करोगे तो इसको साथ साथ हाईलाइट कर लीजिएगा। हाईलाइट यही चीजें करिए, फालतू की डेटा मत करिए। और कितने डेटा आप याद करोगे, जो काम के डेटा है वो मैंने खुद हाईलाइट कर रखे हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2025 और 26 के लिए यदि बात की जाए तो 25 और 26 के लिए बजटीय जो वित्त श्रीमंत जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला ताई, उन्होंने इसकी थीम क्या रखी है, तो इसकी थीम रखी है सबका विकास, मतलब हमारा विकास, आपका विकास और ताई जी का भी विकास, ठीक है ना। सबका विकास होगा, थीम याद रखना है आपको अगर बाई चांस पूछ ले। और कब आया बजट, 1 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत किया, तो 1 फरवरी को ही आता है। और इससे एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो वो आता है 31 जनवरी को, है ना। अभी वो आगे डेट हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो फिर वो डेट भी जिक्र करेंगे ही उसका, तो यहीं पर समझ लो। जिस दिन बजट पेश होता है 1 फरवरी 2025 को, जैसे मान लो इस बार हुआ है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी 2025 को क्या आता है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा आ जाते हैं हमारे पास, है ना। तो वो डेटा भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। वैसे तो अगर वो पहले आए थे तो वो पहले पढ़ने चाहिए थे, लेकिन किताब में जैसे दिया हुआ है हम लोग वैसे ही करेंगे, अपना हम बिल्कुल नहीं चला रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। इनका पहले ही हम लोगों ने देख लिया है कि रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया है। और मोरारजी देसाई जी ने लगातार कौन सा बजट पेश किया है, 6वां बजट पेश किया है। तो ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक। इस बार के बजट में 4 विकास इंजनों पर काम किया जाएगा। वो विकास इंजनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछ लिए जाएंगे कौन कौन से। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। पूरा बजट जो है ना आगे हम लोग इन्हीं 4 पॉइंटों के आधार पर समझ लेंगे कि कृषि में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई है, क्या क्या आगे की सोच है, एमएसएमई में क्या हुआ, निवेश में क्या हुआ और निर्यात में हुआ। तो ये 4 इंजन आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये तो देख लिए हमने विकास के इंजन, विकास के इंजन चारों के चार हो गए। फिर 6 व्यापक सिद्धांत जो है ना वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर बाई चांस हमसे इस बार पूछ लिया जाए कि कौन से व्यापक सिद्धांत हैं, वो पूछेगा तो ऐसे तो नहीं पूछेगा कि एक ही सिंगल आपसे पूछ ले, वो पूछेगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है। इस टाइप के सवालों में यही ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसे चांसेस आने के, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, गरीबी से मुक्ति। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, कहाँ पर, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षाओं की, ठीक। फिर कुशल कामगार की बात यदि करें तो कुशल कामगार की भी यहाँ पर बात की गई है कि 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार मिलना चाहिए। 70% महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है आर्थिक गतिविधियों में। और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान को भी इसमें उन्होंने शामिल किया है। और यही 6 हो गए हैं हमारे, है ना। क्या, गरीबी से मुक्ति, अच्छे स्कूलों, जो अच्छे स्तर के स्कूल है उनकी स्कूली शिक्षा 100%, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए, कुशल कामगार होना चाहिए 100%, और 70% महिलाओं को क्या होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में शामिल होनी चाहिए। और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान भी चाहिए। तो यही 6 पॉइंट जो है ना ये हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ठीक है ना। 3 ये और 3 ये, वही हो गया 6, ठीक। अब ये 6 के 6 आप लोग जो है इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये 6 आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए बजट 2025 और 26 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि प्रस्तावों के अनुसार सरकार की 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिकार को हटाकर एकल उपकर या अधिभार लागू करेगी। तो जो 42 टैरिफ लाइन है ना इनको हटा दिया जाएगा, सिर्फ एकल उपकर लाया जाएगा। तो ये तो ठीक है, हर जगह क्यों टैरिफ लाइनें लगाई जाए, एकल तरीके से लगेगा तो काम बेहतर हो जाएगा।
निःशुल्क दवाएं देने वाली कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रम, जो रोगी सहायता कार्यक्रम है उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इन पर छूट भी दी जाएगी, तो ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए प्राप्तियां और व्यय आ गए, यही था जो मेन पॉइंट हमें याद रखने थे, वो तो यही थे। फिर अब देख लेते हैं डेटाबेस, जो डेटा पूछा जाएगा हमसे वो हम लोगों को क्या याद करना है। देखिए 2025-26 में सरकार की प्राप्तियां और व्यय देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कुल व्यय देख लेते हैं कितना है इस बार का, 50,65,345 करोड़। तो ये कुल व्यय है। अगर बजट का आकार पूछे आपसे कोई तो यही है, एक तरीके से कह सकते हैं बजट का आकार। या तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा या फिर 50.65 रख लीजिए, 50.65 लाख करोड़, है ना। और कुल व्यय की यदि हम लोग बात करें 2024-25 का, तो कितना हो जाएगा ये कुल व्यय, 3,48,858 ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर याद रख लीजिए। बाकी राजस्व प्राप्तियां याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है राजस्व प्राप्तियां, 34,20,409 करोड़, ये हाईलाइट कर लीजिए। और वहीं पर शेष क्या है, शेष कितना बचेगा पूंजीगत प्राप्तियों का, ये राजस्व प्राप्तियां हो गई 34,20,409 करोड़। और वहीं पर पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हो गई, 16,44,936 करोड़। तो ये पॉइंट रख लीजिएगा और इन पर स्टार लगा लीजिए, मैंने भी देखिए स्टार लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाएगा केंद्रीय व्यय और राजस्व व्यय में, ये देख लेंगे कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। उससे पहले कुछ चीजें यहाँ पर जो कि दी नहीं हुई है मैंने देखी है, तो मुझे लगा कि ये भी यहाँ पर लिख लेना चाहिए। जैसे कि देखिए ये तो आपसे पूछ सकता है कि कोट क्या है इस बार का, है ना। जो कोट है इस बार के बजट का वो है, देश सिर्फ भूमि में नहीं बल्कि इसके लोग हैं। कह रहा है कि देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये भाग किसका है, या फिर आपसे डायरेक्ट कोट पूछेगा या पूछेगा कि ये वाक्य है किसका। तो ये तेलुगु कवि व नाटककार हैं गुराजादा अप्पा राव, ठीक है ना, इन्होंने कहा है। तो इनका नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाई चांस यदि पूछने में आ जाए तो मैंने इन पे लिख दिया। फिर फोकस पूछ लेंगे आपका कि फोकस्ड इस बार कहाँ पर है। तो फोकस्ड पे तो 4 पॉइंट है, आगे भी दिए हुए हैं, वहां भी देख लेंगे। यहाँ देख लेते हैं गरीब, युवा, किसान और नारी। देखिए एक तो गरीब हो गए भाई, अभी स्टूडेंट लाइफ में सब लोग क्या है, गरीब ही हैं और युवा भी हैं, तो 2 पॉइंट तो यही याद रखिएगा। फिर एक किसान, किसान देश किसान, और एक नारी, नारी सब पर भारी, बस, है ना। ये हो गया। फिर थीम, थीम क्या है इसका, सबका विकास, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए रुपया कहाँ से आता है ये देख लेते हैं। उधार और देयताओं से कितना आता है, 24 पैसे, है ना। 100 मतलब 1 रुपए में की बात हो रही है, ये 1 रुपए की, तो उसी से बड़ा आंकड़ा चाहे कितना भी डेटा हो उसी अकॉर्डिंग हम लोग बांट लेते हैं उसको। तो उधार और अन्य देयताएं जो है वो है 24 पैसे। आयकर कितना है, 22 पैसे। जीएसटी और अन्य कर कितना है, 18 पैसे। और निगम कर कितना है, 17 पैसे। तो बस 4 ही पॉइंट याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। जो बड़े बड़े क्षेत्र है वो यही है। नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, उधार और अन्य देयताएं, 2 पर हो जाएगा आयकर, 3 पर जीएसटी और 4 पर हो जाएगा निगम कर, ठीक है। ये चारों के चारों देख लीजिए। फिर रुपया जाता कहाँ है, ये तो आने का था कि भैया आ जाता है, अब है कि जाता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जाता है 22 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तो सबसे ज्यादा तो जाता है राज्यों का हिस्सा। फिर सेकंड नंबर पर जाता है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी पे कितने जाते हैं, 20 पैसे। ये जो हम लोगों ने ब्याज ले रखा है सिर्फ ये उसका जो ब्याज पर ले रखा है, मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक से या फिर और कहीं से, आईएमएफ वगैरह से, तो वो सिर्फ पैसा नहीं जा रहा है, उसका सिर्फ ब्याज जा रहा है। ये तो 20 पैसे, बताइए कितना ज्यादा ब्याज जा रहा है। मूल राशि तो हम लोग वापस कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ ब्याज ही दे रहे हैं, है ना। तीसरा क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसमें कितना जा रहा है, 16 पैसे। चौथा रक्षा पर जा रहा है, ये जा रहा है 8 पैसे। ठीक, तो 4 पॉइंट ये याद रख लीजिए और 4 वो हाईलाइट करके अपना रख लीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं बाकी ये डेटा, कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है बेहतर है, कुछ छूट रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी लगातार एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है कैसे नहीं पूछ रहा है ना। अब देख लेते हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा है ना, ये सारी की सारी चीजें इसमें देख लेते हैं डेटाबेस। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां आपसे पूछेगा, तो हम लोगों ने ये देखा है कितना, 34,20,409 करोड़, है ना। रुपए करोड़ में दिया हुआ है ये, तो उसमें देख के चलना है, ये इतना हो गया। ठीक, फिर पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो ये 16,44,936 रुपए करोड़। और राजस्व खाता क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय की यदि बात करें तो 39,44,255 रुपए करोड़।
और प्रभावी पूंजी व्यय की बात करें तो ये हो जाएगा 15,48,282 रुपए करोड़। और राजकोषीय घाटा यदि लक्ष्य की इसकी बात करें तो कितना है, ये पॉइंट में याद कर लीजिएगा 4.4। बस यही डेटा आप लोग जो है ना हाईलाइट कर लीजिए, बाकी फिर इससे ज्यादा डेटा याद हो ही नहीं पाएंगे ना, इनको ही तो मतलब याद करने में पसीना छूट जाएगा। ये डेटा है, आपको बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर बाई चांस आपसे पूछ ले, वैसे इतना एग्जैक्ट नहीं पूछेगा बट इस टाइप के पूछ लेगा, जैसे राजकोषीय घाटा है 4.4 है तो इस टाइप के डेटा पूछ लेता है वो। लेकिन एक एक नजर तो देख लीजिएगा, और इनको लास्ट शुरू का आपको इतना तो समझ जाओगे कि इतना लाख था, है ना। जैसे मान लीजिए इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए कि 34 लाख था, राजस्व प्राप्तियां कितनी 34 लाख, ठीक। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी 16 लाख, है ना। और राजस्व खाते में पर कितनी थी 39 लाख, 39 करोड़, सॉरी करोड़ की बात हो रही है ये। प्रभावी पूंजी कितनी 15,48,282 करोड़, तो सीधा 15 लाख रुपए करोड़ में लिख लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। और जो राजकोषीय घाटा है वो हम लोगों ने देख लिया 4.4, तो ये तो लक्ष्य दिया हुआ है तो ये हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं कुछ मदों पर व्यय हमारा होता है, तो 2025 और 26 का जो प्रमुख केंद्रीय बजट रहा उसमें कौन से मदों पर ज्यादा खर्च हुआ है। तो सारे नहीं देखेंगे, लेकिन वो देख लेंगे हम लोग जो पूछे जाते हैं। जैसे देखिए रक्षा पर देख लीजिए, रक्षा पर कितना हुआ है 4,91,732 रुपए करोड़, रुपए करोड़ में दिया हुआ है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना रुपए करोड़ में, ठीक है। ग्रामीण विकास देख लीजिएगा 2,66,817 करोड़। और गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित देखें तो 2,33,211 करोड़। कृषि में देखें, कृषि और संबंध कार्यकलाप में तो 1,71,437 रुपए करोड़। शिक्षा में 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य में 98,311 करोड़। और शहर विकास में 96,777 करोड़। तो यही पॉइंट रखिए, बाकी और सारे पॉइंट छोड़ दीजिएगा। अब इससे ज्यादा पहले तो इतना ही याद कर लीजिए ना, फिर आगे तो तब बढ़ा जाएगा ना। यही डेटा इतना ज्यादा हो रहा है कि मुश्किल पड़ जाएगा याद करना, बट कुछ ना कुछ ट्रिक बना के कोशिश कीजिए करने की, है ना। चलिए अब देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है, हम लोगों ने देखा है कि घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का 4.4% है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं इस पॉइंट को, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। फिर है कि 2025-26 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना है 0.8%। ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, ये पूछेगा इस टाइप का जो लाख करोड़, ये थोड़ा सा कम पूछता है, बट ये पॉइंट वाले क्वेश्चन वो पूछ लेगा, बना सकता है यहाँ से, है ना। अब है बजट में अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, है ना। तो बजट में अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव देख लेते हैं, इसमें क्या हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसमें इस प्रस्ताव में क्या है कि 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव इस बार किया गया है। सीधा सीधा आपसे कहीं पूछ ले कि कितने टैरिफ को हटाने की बात इस बार की गई है, तो वो की गई है 7 टैरिफ को, ठीक, इतना याद रखिए। फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह, 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% की रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल हुई हैं इस बार। तो 6 कितनी दवाएं शामिल हुई हैं, 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को 6 जीवन रक्षक दवाएं इस बार शामिल करने के लिए मिली हैं, ठीक है। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी अपशिष्ट, लेड, जिंक, ये 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज इस बार सीमा शुल्क में इनके में छूट मिल जाएगी। तो लिथियम आयन की जो बैटरी है ना, ये अब आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि इन पर जो सीमा शुल्क में छूट दे दी जा रही है, तो सस्ती तो हो ही जाएंगी, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर देखिए सकल कर राजस्व दिया है कितना 12.0 जीडीपी का प्रतिशत है, ये प्रत्यक्ष कर 7.1 और अप्रत्यक्ष 4.9। तो ये डेटा एक बार देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि बुने हुए वस्त्रों की, यदि बुने हुए वस्त्रों की बात करें तो देखिए बुने हुए वस्त्रों पर ये कह रहा है कि अभी क्या होता था कि 10% या 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर अब 20% अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक है करने का प्रस्ताव किया गया है। समझ में नहीं आया, आ गया होगा। जो बुने हुए वस्त्र थे वो हम लोग बाहर से यदि मंगाते थे तो उन पर सीमा शुल्क अभी कितना लगता था 10% या फिर 20%, तो उसको हटा के संशोधित करके अब कितना कर दिया गया 20% या फिर 115 रुपए प्रति किलोग्राम पर जो भी अधिक होगा वो, ठीक है। फिर इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले की यदि बात करें तो इसमें सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर
20% कर दिया गया है ना। तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के ऊपर याद रखिए, जो अब हम लोग डिस्प्ले खरीदते हैं, पैनल जो डिस्प्ले आती है वो वाली, उनकी बात हो रही है कि 10% से इनका सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20%। तो एक ये भी हाईलाइट करिएगा, ये भी कर लीजिएगा। फिर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर ओपन सेल्स और अन्य घटकों की बुनियादी सीमा पर, तो इनका शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाहन की यदि बात करें, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट मिल जाएगी। तो मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो सस्ती हो जाएगी। तो अब आप लोग जिसका भी मोबाइल की बैटरी गड़बड़ हो गई है बदलवा लेना, थोड़ा रुक के बदलवाना, अभी सस्ती नहीं हुई है, नहीं तो चले ही जाओ अभी, है ना। अब कैरियर ग्रेड इथरनल स्विच पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया, पहले 20 था, अब 10% कर दिया गया है। इथरनल की यदि बात करें, इथरनेट स्विच, ठीक, तो उसमें कितना कर दिया गया है, 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यहाँ पर हस्तशिल्प वस्तुओं की बात करें, तो इनका निर्यात अवधि पहले जो थी ना वो 6 महीने से बढ़ाकर अब 1 वर्ष कर दी गई। पहले जो इनकी जैसे मान लीजिए आज बन के तैयार हो गई ये, तो इनकी जो निर्यात की अवधि होती थी वो 6 मंथ थी पहले, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 1 वर्ष। अभी तो क्या था, अब 1 वर्ष कर दिया, खराब होगा तो वो जाकर बाहर होगा, है ना, हमारे देश में तो निकल चुका है। तो क्यों हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आराम से जाए, क्या दिक्कत है। मान लीजिए पहले 6 महीने से पहले ना जा पाए तो वो तो बेकार होने के चांस होते थे ना। समुद्री उत्पाद की यदि बात करें, तो फ्रोजन फिश पेस्ट और ऐसे उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क कितना लगेगा, 30% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। ठीक है ना, समुद्री उत्पाद शुल्क में फ्रोजन फिश। ठीक। अब कर लेते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों के दोनों बेहतर है। ये मैं आपको बताऊं कि नई कर व्यवस्था जो है वो कितनी कर दी गई है, अब 12 लाख तक की आय पर कर दी गई है। 12 लाख तक की आय पर कितनी आय आपको देनी होगी, कितना टैक्स देना होगा, तो वो कर दिया है शून्य अब, है ना। देखिए इसमें लिखा भी है, नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर अब कोई आयकर दे नहीं होगा। तो ये तो सबको पता चल गया होगा, क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब निर्मला ताई ये शब्द बोली जैसे ही सदन में, तो आपने देखा होगा सब टेबल बजा रहे थे बहुत तेज तेज, है ना। विश्व गुरु भी टेबल बजा रहे थे उस समय। विश्व गुरु का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा बजट जो है ना इसी का इंतजार कर रहा था, है ना, और पहले से ही पता तो हो गई उनको कुछ कुछ चीजें, है ना। तो ये जो है खूब माहौल बना उस दिन, आप क्लिप देख लेना, वो क्लिप बनी हुई है। फिर वो वेतन भोगी करदाताओं की यदि बात करें, तो उनको 75,000 की और छूट दी गई है। अगर 12,75,000 तक भी हैं तो वो शून्य के दायरे में आ जाएंगे, जो उनको आयकर देना होगा वो टैक्स उनका शून्य लगेगा, 75,000 की छूट दी गई है। आम लोगों पर 12 लाख, और आ, नौकरी वेतन भोगी जो लोग हैं उनको 12,75,000 तक की छूट दी गई है। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट याद रखना, दोनों के दोनों हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर इसको अभी हम लोग डिटेल्स में समझ भी लेंगे, ये 2 पॉइंट देख कर ही नहीं छोड़ेंगे कि अगर मान लीजिए 12 से ज्यादा है तो फिर टैक्स की जो राशि देनी होगी वो कैसे देनी होगी, तो वो अभी हम लोग पूरा फाइल दी हुई है आगे, उसके माध्यम से समझ लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संशोधित कर संरचना। तो इसमें क्या हुआ है, अभी जो नई कर व्यवस्था आई है उसमें टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। ठीक है ना, वरिष्ठों के लिए हुई है ये, सिर्फ याद रखना, एक कितनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। फिर टीडीएस की यदि बात करें, किराए पर जो टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा रुपए 2,40,00,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब 6 लाख कर दी गई है। तो ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर एक और बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम एलआरएस के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख। यदि आपसे बात कर ले कि टीडीएस जो है, किराए पर जो टीडीएस देना होता है, वो कितना, वार्षिक सीमा पहले 2.5 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अगर जाने उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम पर, तो उसको 7 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। ठीक। सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अब संरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई है। ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा स्टार भी मान लीजिएगा, सोवरेन वेल्थ फंड
और पेंशन निधि उसकी जो भी सीमा थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। अब देखिए ये लिस्ट आ गई है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे के प्रावधान देखेंगे क्या दिए हुए हैं। देखिए ये दी हुई है नई आयकर स्लैब दिए हुए हैं, ये इनकी आय दी हुई है, ये कर दिए हुए हैं। तो दोनों चीजें देख लेते हैं, आय और कर, ठीक है ना। आय हो गई है, ये हो गए हैं कर। देखिए अगर आप 12 लाख तक के दायरे में आ रहे हैं तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कितना देना है, 0। तो हम तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो 12 लाख के दायरे में आए नहीं है। हम लोग कौन से दायरे में आएंगे, ये वाले में। तो भैया कितना देना होगा आपको, 4 लाख कमा रहे हो, अगर कमा रहे हो हाँ तो शून्य देना है, ठीक है ना। अब ये 4 लाख पे शून्य किसको देना है, जो 12 लाख प्लस हो गए हैं उनके लिए ये चार्ट है। 12 लाख तक तो आप कमा भी रहे हो ना, तो 12 लाख तक कोई भी आपको इस बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 12 से अगर मान लीजिए आप, मैं मान के चल रहा हूँ 20 लाख रुपया कोई कमा रहा है, 20 लाख वाले का रख लेते हैं एग्जाम्पल, उससे समझ में बेहतर चीजें आ जाएंगी। देखिए 20 लाख मान लीजिए किसी की इनकम है, तो 20 लाख पर उसको कितना देना पड़ेगा, देखिए ये लिखा हुआ है 16 से 20 लाख तक 20%। तो ये 20% जो देना होगा उसको, तो वो कितने पर देना होगा, 16 से 20 लाख पे। उससे पहले क्या टैक्स देना होगा, सीधा पूरे पे 20% नहीं देगा, नहीं तो तब तो उसका टैक्स बहुत ज्यादा चला जाएगा। देखिए तो उसको 0 से 4 लाख पर शून्य की छूट मिल जाएगी। फिर 4 से 8 लाख के बीच में उसको टैक्स देना पड़ेगा 5% की दर से। फिर 8 से 12 को देना पड़ेगा 10% की दर से, और 12 से 16 लाख के बीच में 15% की दर से। अब उसके बाद 20 है तो फिर उस दायरे में भी वो आ गया, 16 से 20% के बीच में देना पड़ेगा 20%। और फिर अब वो चलिए 20 लाख वाला था तो ये तो रुक गया। फिर अब जो उनसे ऊपर वाले हैं, तो अगर किसी की मान लीजिए 20 से 24 लाख के बीच में है, तो 20 से 24 लाख वाले कितना प्रतिशत दे देंगे, 25%, 20 से 24 पे, बाकी यही का यही क्राइटेरिया उन पे भी काम करेगा। फिर 24 लाख से अधिक वाले को देना पड़ेगा 30%, लेकिन 24 लाख तक उनको यही क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। डायरेक्ट 30% नहीं लगेगा। कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो 20 से 24 लाख के बीच में लग रहा है उस पे लगेगा 25, 16 से 20 लाख में 20, और 12 से 16 लाख में 15%। तो ऐसे ऐसे करके उसको देना पड़ेगा टैक्स, है ना। अब ये मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक आध दिन एक और कोई वीडियो बनाएंगे, बढ़िया टैक्सेशन समझेंगे उसमें पूरा सा, है ना। चलिए देख लेते हैं बजट 2025 में रेलवे के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। भाई रेलवे बजट भी तो हमारा शामिल होता है, कब से शामिल हुआ है हम लोगों ने पहले ही देख लिया एक पॉइंट, 2017 से दोनों बजट साथ में आते हैं। तो अब रेलवे बजट पे पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या बात कही जा रही है इस पे। 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन कितना रखा गया है, 2.65 लाख करोड़। तो एक तो ये डेटा डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, अगर बाई चांस कहीं पूछ ले आपसे, तो 2.65 लाख करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या योजनाएं, क्या क्या नई चीजों पर काम होंगे वो देख लेते हैं, ज्यादा तो होगा नहीं ये, ठीक है। तो 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वंदे भारत बढ़िया ट्रेन है, आप लोग शायद बैठे होंगे, आप में से बहुत से लोग, तो पता पता रहा होगा कि वंदे भारत एक तो ये हाई स्पीड के लिए कह सकते हैं जानी जाती है बहुत कम टाइमिंग में ज्यादा दूरी तय कर लेती है, ठीक। फिर 100 अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाई जाएगी, ये और हाई पे रैपिड रेल की बात हो रही है। तो रैपिड, अभी रैपिड ट्रेन कहाँ पे चलाई गई अभी, अगर कोई इस साइड को गया होगा मेरठ साइड, तो वहां पर देखी होगी कि रैपिड ट्रेन भी चलने लगी है ना। और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच मिलने वाली की उम्मीद है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, इसमें से 200 ट्रेन नई वंदे भारत, 100 अमृत भारत, और 50 नमो भारत रैपिड ट्रेन। अब रेलवे बजट के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, 4,60,000 करोड़ का प्रावधान हुआ है। तो एक ये डेटा हो गया आपके लिए। फिर आगामी लक्ष्यों के साथ यदि देखें तो भारतीय रेलवे इस वित्त वर्ष के अंत तक 1.6 मिलियन टन कार्गो के आंकड़े को छूकर दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई वाला रेलवे बनने की ओर अग्रसर है। तो एक ये भी आपसे कहीं पूछ ले कि भारत का रेलवे जो है माल ढुलाई में कौन से नंबर पर आता है विश्व में, तो फिर वो आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें तो इसके संबंध में भारत का लक्ष्य 2047 तक 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समर्थन करने वाला 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाएगा। देखिए क्या होगा कि 2047 तक जो रेलवे है तो उनके लिए 7,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, और उस पर ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे में चलेगी, वो चलेगी 250 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब यदि कोई दिल्ली से झांसी मान लीजिए जा रहा है, तो झांसी दिल्ली से कितना है, 420 ही है, 430 के आसपास, ठीक। तो वो 2 घंटे के आसपास ही पहुंच जाएगा।
स्टॉपेज भी तो रहेंगे ना बीच में, तो 2 घंटे में सीधा झांसी, है ना। अब झांसी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि भैया समझ ही रहे होगे आप लोग, है ना। चलिए भारतीय रेलवे की यदि बात करें तो 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के काम को पूरा करेगा ये। मतलब जो भारतीय रेलवे में अभी कई जगह है ना कि अभी भी विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेनें फ्यूल से चल रही हैं, तो वहां पर 100% विद्युतीकरण हो जाएगा अभी इसी बार 2025 से 26 के लास्ट तक, है ना। तो एक ये डेटा याद रख लीजिएगा, अच्छा है। अब आ जाते हैं अन्य बजटीय प्रावधान और इसके मतलब जो बजट अपना है वो, और रेलवे बजट के साथ साथ और अन्य क्या क्या चीजें आई। तो देखिए ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 4 जो उसके उपाय थे उन पर उसने बात की है, गरीब पर की है, युवा पे की है, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान की बात की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, 6 क्षेत्रों में जैसे कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है इनको, है ना। ये इतना ही याद रखिए। बाकी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पॉइंट अच्छा है कि भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए ये यहाँ पर भी सेकंड है। अगर बात करें कि भारत मत्स्य उत्पादन में और जलीय कृषि में दोनों में कौन से नंबर का देश है, तो वो है सेकंड टॉप कंट्रीज है ना। फिर समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य यदि बात करें तो 60,000 करोड़ का है। समुद्री खाद्य निर्यात का जो मूल्य है ना वो कितने का है, 60,000 करोड़ का है। ये डेटा अच्छा है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। फिर 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों की बात हो रही है इस बार कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। भारतीय डाक के लिए यहाँ पर बात हुई है बेसिकली, यदि हम एक लाइन में समझे तो कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों की सुविधा बनाई जाएगी, नए जो ग्रामीण डाकघर है उनकी। और फिर जब ग्रामीण डाकघर बनाए जाएंगे तो उनके लिए क्या किया जाएगा, 2.4 लाख डाक सेवकों की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। और फिर भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक भी बनाया जाएगा, है ना। तो ये ठीक है, अच्छी पहल है। बाकी फिर बजट के जो 4 इंजन है ना, 4 इंजन हम लोगों ने पहले ही देख लिए कौन कौन से थे, ठीक है। कृषि था, और क्या था, कृषि, कृषि के साथ साथ था एमएसएमई और निवेश, और था निर्यात। तो अब इनके अंतर्गत क्या क्या काम किए गए, क्या क्या योजनाएं आई हैं, वो हम लोगों को डिटेल्स में देखनी है, तभी हमारा जो बजट है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पे देख लेते हैं कृषि में। कृषि में क्या आएगा, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। पूछा तो यही योजनाएं जाती है ना जो हमसे बजट में पूछी जाएंगी, भाई जो बजट में आती है ना नई नई योजनाएं, वो पूछने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, इस बार की कृषि में कौन सी योजना आई है, प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत कम से कम जो कम उत्पादन करने वाले अभी डिस्ट्रिक्ट है ना, उनको क्या किया जाएगा, ऐसे 100 जिले उन्होंने चिन्हित किए हैं और 100 जिलों को उसमें शामिल किया गया है, जिनका क्या किया जाएगा, अब अच्छी पैदावार वहां पे की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, फसल विविधीकरण वहां पर किया जाएगा, और कटाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर भूमि के लिए उर्वर करने के लिए उसको देखा जाएगा, और दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरीके के ऋण दिए जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए। मतलब इसके थ्रू सीधी सीधी बात है कि जहां पर देखा जाए तो उपज बहुत कम है जिस क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बुंदेलखंड ही देख लीजिए, तो वहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अपने महोबा हो गया, बांदा हो गया, ये यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चित्रकूट भी हो गया, वहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं इस क्षेत्र में इस चीज को, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना भी चलाई जा रही है। तो ऐसे जिलों को चुना जाएगा, 100 जिलों को, है ना। और वहां पर फिर अगर कम औसत से कम की फसल तीव्रता है और देखा जाए तो मापदंड के तौर पे कमजोर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनकी उर्वरता और उनकी सिंचाई व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होगे अब आप। अब देख लेते हैं ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो ये भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर इसका लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना, जैसे ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं और सीमांत और जो छोटे किसान होते हैं उनको, भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब इतने लोग हैं, सारे वर्ग उन्होंने ले लिए, जैसे महिलाएं भी ले लिए, युवा किसान भी ले लिए, ग्रामीण ले लिए, तो उनको जो है ना वो बढ़ावा देंगे, अवसर उनके लिए पैदा करेंगे, है ना।
फिर एक ये अच्छा पॉइंट है, इस पर आप स्टार लगा के रखिएगा। जैसे कह रहा है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता का अभियान, एक ये चलाया गया है। अब दलहनों में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया गया तो आपसे पूछेगा क्या वो, ये पूछेगा कि कितने वर्ष का अभियान है। एक तो ये 6 वर्षीय अभियान है, एक ये हाईलाइट करिएगा। और एक पूछेगा आपसे कि इसमें कौन कौन सी दलहन में से कौन कौन सी दालें शामिल की गई हैं, तो तुअर, उड़द और मसूर, ये 3 दालें विशेष तौर पर आप लोगों को याद रखना है। इस अभियान के तहत केंद्रीय एजेंसियां जैसे नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन 3 दालों की अधिकतम स्तर पर खरीदारी करेगी। कौन कौन सी 3 दालें, तुअर हो गई है, उड़द हो गई और मसूर। तो आपसे पूछ सकता है कि 3 दालों के नाम। तो भैया सबसे ज्यादा घर में तुम क्या खाते हो, तुम से ही याद कर लीजिएगा। तुम क्या खाते हो, दाल खाते हो, तो तुम लिख लीजिए पहले। और तुम में ही देख लीजिए सब आ गया, तुअर आ गया, उड़द आ गया और मसूर आ गया, है ना। टी से हो गया तुअर, यू से हो गया उड़द और एम से हो गया मसूर। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी याद तो हो ही गया होगा। फिर किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं भैया, केसीसी की। तो इस बार के बजट में कहा गया है कि 7.7 करोड़ किसानों को क्या किया जाएगा इस बार, जो मत्स्य पालन और डेयरी किसानों को इस बार केसीसी के माध्यम से, जो पहले अल्पकालिक ऋण दिया जाता था इनको 3 लाख रुपए, तो अब वो बढ़ा दिया गया है। अब इनको कितना रुपए तक का ऋण मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा, है ना। तो आप लोगों में से बहुत से घरों में किसानी होती होगी अभी, तो उनको ये अब हो जाएगा कि 3 लाख रुपए का जो केसीसी कार्ड बनता था, अब एक बार में 5 लाख से शुरुआत हो जाएगी, है ना। और सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि सब्जियों को क्या किया जाएगा, व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे, कुशल आपूर्ति प्रसंस्करण, ऐसी चीजों को जिनसे कि उनके मूल्य को बढ़ावा मिल सके, ऐसी चीजों को चालू किया जाएगा, ठीक है। फिर मखाना बोर्ड खोला जाएगा इस बार। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर होगी, बिहार में होगी। और बिहार पर भी कहाँ पर होगी, तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा के रखिएगा, बाई चांस आपसे पूछ ले। और बाई चांस क्या पूछ ही सकता है यार, बजट से तो खूब क्वेश्चन बनते हैं। आपको बजट इसीलिए तो बार बार पढ़ने को बोलते हैं, क्योंकि ये नई नई चीजें आई होती हैं, और नई चीजें सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस भी होते हैं। वो यहाँ वहां से क्यों उठाएगा, अगर बजट में ही इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, तो वो करंट के क्वेश्चन बजट से उठा लेगा सीधा सीधा। हम लोग उसको ढूंढते रहेंगे करंट में, लेकिन वो मिलेगा हमें बजट में। तो बजट से रिलेटेड जो करंट है वही तो आपसे पूछा जाएगा ना। तो मखाना बोर्ड इस बार पूछ सकता है, जैसे दाल पे पूछ सकता है ना। केसीसी की राशि पूछ सकता है, 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, ऑप्शन दे देगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही फंसाएगा वो। और उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन भी लाया गया है इस बार। इसका उद्देश्य क्या है, इसका है कि ये 100 से अधिक उच्च उपज वाले बीज किस्मों में लक्षित विकास, प्रसार और व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई है। मतलब कुल मिला के यही है कि व्यवसायीकरण बढ़ सके और उनका जो लक्षित विकास है वो पूरा किया जा सके। फिर मत्स्य पालन की बात करें हम, तो मत्स्य पालन को भी इस बार बढ़ोतरी मिलेगी। मत्स्य पालन के लिए क्या किया गया है, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों से सतत मत्स्य पालन एवं दोहन के लिए एक रूपरेखा लाई जाएगी, जिसमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग इतना ही हाईलाइट कर लीजिएगा। काश आपसे पूछ ले कि मत्स्य पालन जो है वो इस बार के बजट में कौन से 2 क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, कौन से 2 क्षेत्रों को वो ज्यादा सतत मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा देगा, तो वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए द्वीप हैं दोनों, है ना। छोटे द्वीपों में बसे हैं, तो वहां पे आसानी होगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मत्स्य पालन का या तो समुद्र के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट में होगा कहीं पे, है ना, या फिर लक्षद्वीप में होगा या फिर अंडमान निकोबार में होगा। यही है समझने का तरीका। तो फिर कपास उत्पादकता मिशन भी इस बार चल रहा है, 5 वर्षीय मिशन होगा ये। अभी हम लोगों ने एक देखा था 6 वर्षीय मिशन, अब ये मिल गया है हम लोगों को 5 वर्षीय मिशन। 5 वर्षीय मिशन में क्या होगा, इसका लक्ष्य क्या है कि कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार किया जाएगा और लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो लंबे रेशे वाले कपासों की किस्मों को इस बार बढ़ावा मिलेगा कपास उत्पादकता मिशन के तहत, ठीक है। और असम में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा, तो ये स्टार लगाइए इस पर। और असम के भी कहां पर, असम के नाम रूप में, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड बीपीएफसीएल के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा कि असम में यूरिया संयंत्र लगेगा। आपसे या तो पूछ सकता है कि यूरिया संयंत्र कहां पर लगेगा इस बार, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा तो असम पूछ लेगा, या फिर असम में आपसे पूछ लेगा जगह का नाम, है ना, असम के नाम रूप में। आपको पूरा याद रखना है इतने।
फिर आ गया है हमारा सेकंड क्षेत्र एमएसएमई, ठीक है ना। एक तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने कृषि, अब दूसरा आया है एमएसएमई। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या योजनाओं की बात हुई है, क्या क्या यहाँ पर किया गया है। तो एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन हुआ है। इसके तहत क्या हुआ है, निवेश और टर्न ओवर सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दिया गया है। निवेश कितना कर दिया गया, 2.5 गुना, और टर्न ओवर कर दिया गया है 2 गुना। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं वो चार्ट के थ्रू जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, उसमें मैंने बना रखा है पूरा, है ना। देखिए ये ऋण सुविधाओं की बात हो रही है। तो ये हो रहा है वर्तमान की बात की जा रही है, और ये की जा रही है संशोधित की बात। ये वर्तमान हो गया, ये संशोधित हो गया ऋण सुविधा। तो एमएसएमई में वर्तमान कितना है, 5 करोड़ रुपए, और संशोधित होकर कितना हो गया है अब, 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। स्टार्टअप्स की बात करें तो वर्तमान में अभी 10 करोड़ रुपए है, और संशोधित होकर कितना हो जाएगा, 22 करोड़ रुपए हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। फिर निर्यात एमएसएमई में कितना, 20 करोड़ है अभी, उसमें भी 20 करोड़ ही रहेगा संशोधित होकर भी। तो तीनों रहेगा 10, 20 और 20, तीनों के तीनों देख लिए हम लोगों ने। ये ऋण सुविधा है एमएसएमई, स्टार्टअप्स और निर्यात एमएसएमई में। फिर एमएसएमई के वर्गीकरण की यदि हम लोग बात करें तो देखिए ये करोड़ रुपए में हम लोग देखेंगे निवेश और टर्नओवर दोनों को। तो निवेश में भी दो चीजें देख लेंगे, कितना, वर्तमान और संशोधित होकर, टर्नओवर में वर्तमान और संशोधित होकर। तो देख लेते हैं, सूक्ष्म उद्यम की बात हो रही है तो वर्तमान में कितना है, 1, और संशोधित होकर हो जाएगा 2.5, ठीक है। और लघु उद्यम की बात करें, और वहीं पर सूक्ष्म उद्यम में अगर देखा जाए टर्नओवर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5, और संशोधित हो जाएगा 10। लघु उद्यम में वर्तमान में अभी 10 है, संशोधित होकर 25 हो जाएगा, और वर्तमान में टर्नओवर कितना है, 50, और संशोधित होकर हो जाएगा 100 लघु उद्यम में, ठीक है ना। फिर मध्यम उद्यम की यदि बात करें हम लोग, एमएसएमई की बात हो रही है ना, माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की। तो मध्यम उद्यम में हो जाएगा वर्तमान में 50, संशोधित होकर 125 हो जाएगा, और टर्नओवर में कितना हो जाएगा, मध्यम उद्योग तो अभी है 50, और सुधार होकर हो जाएगा टर्नओवर संशोधित होकर 500, ठीक है ना। ये हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से देख लिया। अब फिर से वहीं आ जाते हैं जहां पर हम लोग थे, ठीक। तो एमएसएमई पर आ गए थे। सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म उद्यम जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड की जो राशि है उसको देख लेते हैं। उसके लिए कितना हो गया, 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड को दिए जाएंगे। इसके तहत पहले वर्ष में 10 लाख रुपए जारी किया जाएगा, तो अब 10 लाख जारी कर दिया जाएगा, ठीक। फंड्स ऑफ फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप के लिए कितने, 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ एक नया आया है फंड्स ऑफ फंड्स। तो इसमें आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा फंड्स ऑफ फंड्स में कितनी राशि अंशदान के तौर पर आई है, 10,000 करोड़, ये याद रखना। नए उद्यमियों के लिए योजना आई है। अब मान लीजिए कुछ नए उद्यमी हैं जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ये पहली बार उद्यम करने वाले 2 करोड़ रुपए तक का शाब्दिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो 2 करोड़ तक उन्हें लोन मिल जाएगा जो नए उद्यमी है, ठीक है ना। और फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है इस बार। क्या फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई गई है इसके लिए, इस योजना के तहत क्या होगा कि 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने पर 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक के निर्यात की संभावना होगी। कुल मिला के ये है कि ये बढ़ावा मिलेगा तो फुटवियर और जो चमड़ा क्षेत्र है हमारा वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब आप ये मत कर लेना कि सीधा सा यहाँ पर अगर पर्स वर्स सस्ते हो जाए तो आप लोग सीधा नया लेने चले जाओ, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बच के रहना। मैं तो ये कहूंगा जिनको चमड़े की चीजें खरीदनी है अभी रुक जाओ, है ना, कुछ दिनों में सस्ते हो जाएंगे तो 2 खरीद लेना, अभी 1 लेने जा रहे हो, वैसे भी ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, खिलौना क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, इनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, विशिष्ट और नवीन और टिकाऊ खिलौने बनाने का उद्देश्य इस बार रखा गया है। अब बताइए, हम लोग मार मार खा के बड़े हो गए हैं कि खिलौने टूट जाते थे जल्दी, अब खिलौने ही गंदे आते थे, अब टिकाऊ खिलौने आएंगे यहाँ से, ठीक है ना, टिकाऊ खिलौने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग भी चप्पल जूते खाए होंगे खिलौने के चक्कर में। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता और प्रबंधन संस्थान भी इस बार स्थापित करने की घोषणा हुई है, और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी यहाँ पर चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के अंतर्गत यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीति समर्थन निस्तापन रोड मैप शासन निगरानी ढांचा करके मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई उद्योगों पर शामिल हो जाएगा, ठीक है ना।
और वित्त मंत्री ने एमएसएमई को विकास का दूसरा पावर इंजन बताया है। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, 4 इंजन है, पहला कौन सा है, कृषि है, और दूसरा एमएसएमई तो है ही। तो जो एमएसएमई को इन्होंने दूसरा पावर इंजन बताया है, तो देश के कुल निर्यात में इनका योगदान कितना है, 45% है। तो एमएसएमई का योगदान कितना है, ये आप लोगों को एक और अच्छा पॉइंट मिल गया है, 45%। ठीक, अब आ गया है तीसरा पॉइंट हमारा, निवेश की बात यदि करें तो अब जो तीसरा इंजन हमारा, पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया एमएसएमई, और तीसरा इंजन जो है वो है निवेश, चौथा इंजन हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, निर्यात। तो निवेश में कई तरीके का निवेश होगा, वो हम लोग देखते जाएंगे। वन बाई चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हाईलाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक तो हाईलाइट कर लीजिएगा, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना, ये पोषण के लिए चलाई जाती है ना, आंगनबाड़ी में पोषण 2 पहले भी आई थी, पोषण 1 मतलब पोषण के नाम से आई, अब वो 2.0 के नाम से आ गई है वही। ठीक है ना, और यहाँ पर सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के दौरान 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। तो जो अटल टिकरिंग लैब्स हैं, उनमें क्या होगा, उनमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, स्टेम, स्टेम के तहत ये लैब्स स्थापित की जाएंगी, तैयार की जाएंगी। स्टेम में क्या, एस से हो जाएगा आपका साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, और एम से क्या हो जाएगा, मैथ। इन पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ये 4 के 4 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। फिर भारत नेट परियोजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, और माध्यमिक विद्यालयों तक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक, मतलब जो माध्यमिक विद्यालय है वहां तक भी आपका नेट पहुंचाने का मतलब जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा आसानी है कि भैया तुरंत के तुरंत जियो का लगवा लो, आप हैथवे का लगवा लो, पर अभी ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज नहीं है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय बने हुए हैं उनमें, और जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, कम से कम वहां पर नेट की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई चीज अगर कनेक्ट करनी है तो कैसे कर सके, मोस्टली विद्यालयों में तो होनी चाहिए, प्रोजेक्टर वगैरह पे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छी चीजें समझाने में समझ में आ जाता है। ये देखिए हम लोग नेट के थ्रू ही पढ़ रहे हैं ये, है ना। तो यही सब होता है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की भी घोषणा की गई है इस बार, है ना। तो भाषा पुस्तक योजना, इसमें क्या होगा, जो भारत की भाषाएं हैं उनको डिजिटल रूप में, उन पर जो है ना डिजिटल रूप में वो प्रोवाइड हो जाएंगी भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत। और युवाओं को कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि निवेश के तहत कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र इस बार बनाए जाएंगे, तो वो बनाए जाएंगे 5, है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। फिर आगे देख लीजिएगा, आगामी 3 वर्षों में सभी जिलों में, अस्पतालों में, सभी जिले अस्पताल जो बने हुए ना, हर जिले में जिला अस्पताल तो होता ही है, तो वहां पर डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित किया जाएगा 3 वर्षों के अंदर। तो एक ये भी आप लोग अच्छी योजना है, याद रखिएगा। फिर यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा कि बैंकों से ऋण में वृद्धि कितनी, 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों आदि से संबंधित क्षमता विकास के लिए पीएम स्वनिधि योजना का भी पुनर्गठन किया जाएगा, है ना। ये सब हो गया। और पहचान पत्रों और ई पोर्टल पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी, और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए, अभी तो वो निवेश था, अब ये है अर्थव्यवस्था में निवेश। ठीक है ना, उसी का पार्ट है, मान लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, राज्यों में अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया जाएगा, 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया जाएगा। ठीक, तो ये वही हाईलाइट कर लीजिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना चलाई जाएगी 2025 से 30 के बीच में। इसमें क्या रहेगा, इसके तहत नई परियोजनाओं को 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की घोषणा की गई है, और जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित किया जाएगा। तो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बार के बजट से जल जीवन मिशन जो चल रहा था पहले से, उसको कब तक विस्तारित करने की बात कही है, ये 2028 तक। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद शहरी चुनौती निधि, शहरी चुनौती निधि क्या है, इसके तहत क्या है कि बजट में घुसे शहरों के विकास केंद्र और शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास और जल स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ शहरी चुनौती कोष को स्थापित किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, शहरी चुनौती कोष को बनाया जाएगा, जिसमें कि पुनर्विकास पर वहां के और जो जल है वो स्वच्छ उन प्रस्तावों पर कार्य किया जाएगा।
विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन भी चलाया जाएगा। 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित जो परमाणु केंद्र हैं, मॉड्यूलर रिएक्टर, वो चालू हो जाएंगे। तो पूछ ले कब तक का टारगेट दिया गया है? वो दिया गया है 2033 तक का। क्या विकसित करने का? 5 छोटे मॉड्यूल रिएक्टर, SMR। ठीक। फिर यहाँ पर एक और आया है सामुद्रिक विकास निधि, इसकी स्थापना भी की जाएगी। इसके तहत क्या हो गया? वित्तीयन के लिए 49% राशि सरकार तथा शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्रों में दी जाएगी। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, तो नाम से भी आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट किया करिएगा। जैसे उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत क्या होगा? इसके तहत होगा 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा तथा पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जिले में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों की सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में कहीं जाना है तो वहां पर हेलीपैड नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को बहुत जल्दी जाना पड़ा, तो कम से कम हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे तो बनाने चाहिए वहां पर। तो वो 120 हवाई अड्डे और छोटे गंतव्य हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कहां पर? इस देश में 10 वर्षों के अंतर्गत। ठीक। बिहार के पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बेहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार होगा। तो ये याद रख लीजिएगा। मान लीजिए कोई बीपीएससी इनमें से देने जा रहा हो तो उसके लिए बढ़िया फैक्ट है। और अभी हम लोग बिहार में एक और चीज देख चुके हैं, मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड कहाँ पर? पूर्णिया में। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार को इस बार इतना काम क्यों मिल रहा है? अब आप लोग समझ ही रहे होंगे क्यों मिल रहा है। काहे कि नीतीश चाचा का कोई भरोसा थोड़ी रहता है कहाँ लुढ़क जाए, इसलिए उनको साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा रहा है। फिर खनन क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना की जाएगी। मतलब खनन सूचकांक को सुधारना होगा तो क्या होगा? उनकी हर साल उनकी एक रिपोर्ट आएगी, तो उनका सूचकांक यदि संस्थापित किया जाएगा तो फिर राज्य उसमें भी सुधार करेंगे। स्वामीह निधि 2.0 के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्या होगा? इसमें सरकारी बैंकों और निजी निवेशकों के सहयोग के साथ 1 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए लाई जाएगी ये। ठीक है ना? और क्या होगा? 50 पर्यटन स्थलों को राज्य की भागीदारी और चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो 50 पर्यटन स्थलों को शामिल भी किया जाएगा। देखिए बहुत सारी चीजों को मैं खुद छोड़ने की कोशिश किया हूँ, बट अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस दौरान में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो पढ़ ही सकते हैं। बाकी आप लोग हाईलाइट वही कीजिएगा जो मैंने कर रखा है। अब जैसे मान लीजिए आप कर लो स्वामीह निधि 2.0, तो इसमें आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या है। फिर देखिए जो निवेश का दूसरा हिस्सा है वो आ गया है नवाचारों में निवेश। नवाचारों में क्या निवेश हुए हैं? तो इस बार एक योजना आई है पीएम अनुसंधान अध्यावेता वृत्ति योजना। ठीक है, अध्यायिता वृत्ति योजना आई है, पीएम अनुसंधान अध्यायिता वृत्ति योजना। इसमें क्या है? 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस ये अनुसंधान के लिए 10,000 अध्याय वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। आईआईटी और आईआईएस को इन्होंने टारगेट किया है क्योंकि अनुसंधान की बात हो रही है ना। 10 लाख फसल जनन चक्र के लिए देश की दूसरी जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। तो बात आती है कि पहला जीन बैंक कहाँ है? तो फर्स्ट जीन बैंक को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर जो लगातार क्लास कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि फर्स्ट बैंक कहाँ पर है। दूसरा जो ये तो दूसरा है, और फर्स्ट जीन बैंक कहाँ पर खोला गया है ये आपको बताना है। सर्च करके बताओगे तो वो फिर आपको हमेशा याद भी रहेगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, नेशनल जियो स्पैटिफिकल जो मिशन है उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन की भी शुरुआत होगी, है ना। ज्ञान भारतम मिशन में क्या होगा? इसके साथ शैक्षणिक संस्थान जो संग्रहालय होते हैं वो, पुस्तकालय और निजी संग्रहालय जो होते हैं वो, और पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण को संरक्षण के लिए ये खोली जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत क्या होगा? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, है ना। तो ये है ज्ञान भारतम मिशन। फिर बात आ गया चौथा पिलर हमारा निर्यात। चौथा पिलर आ गया अब निर्यात, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? निर्यात में हुआ है निर्यात संवर्धन मिशन आया है इस बार एक। तो इसमें क्या होगा? वाणिज्यिक मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तीनों ने मिलकर इसको चलाया है। तो आपको यही याद रखना है। और ये किस लिए चलाया है कि अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे इसके तहत। ठीक है ना।
तो ये इसलिए चलाया गया है। भारत ट्रेड नेट, ये क्या है भारत ट्रेड नेट? तो यह यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस का पूरक होगा, ठीक है ना। और ये संयुक्त मंच के रूप में किसके किसके व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड को स्थापित किया जाएगा। अगर बीमा क्षेत्र की हम लोग बात करें कि भाई बीमा क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है, तो एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100%। 74% थी पहले एफडीआई की सीमा, अब कितनी कर दी गई है? 100%। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। या फिर क्या करेगा वो, स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लेगा आपसे, सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। तो स्टेटमेंट में तो एक क्वेश्चन में वो 4 स्टेटमेंट डाल के 4 क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपसे। फिर है क्रेडिट समृद्धि योजना, जो क्रेडिट वृद्धि सुविधा जो है उससे क्या होगा, बुनियादी ढांचे हेतु कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा प्रदान करेगा और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे का भी अब विकास किया जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विकास करेंगे। अब ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देख लिए तो इसकी जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो ये हो गया हमारा जो 2025 और 26 का बजट है वो कंप्लीट, ठीक है। 4 हम लोगों ने सेगमेंट देखे, 4 जो पिलर थे वो देखे थे, उन्हीं पर चारों पे जितनी योजनाएं आई हैं उनको देख लिया है। बजट निर्मला सीतारमण जो है ताई, उन्होंने कितनी बार वहां किया है, ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली है। अब प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। प्रमुख बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं, उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, है ना। देखिए हम लोगों ने बीमा क्षेत्र में देख लिया है कि एफडीआई की जो सीमा है वो कितनी कर दी जाएगी, 74% से 100% कर दी जाएगी, ये हम लोगों ने देख लिया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना देख ली है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो होगा स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध होंगी अब, है ना, आसानी से। पूंजीगत व्यय जीडीपी जो है वो कितने प्रतिशत रहेगी, 3.1% 2025 और 26 में। और वहीं बात कर लें कि 2025-26 में भारत सरकार की आय के स्रोत में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी होगी, तो उधार एवं अन्य देयताओं की 24%। हम लोगों ने वो देखा था कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है ना। तो ये आता है वाला पूछ रहा है हमसे। फिर 4 इंजन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखे हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इनको तो आप भूल भी नहीं सकते, चारों के चारों याद हो गए होंगे आपको। कुल प्राप्ति की यदि बात करें तो कितने लाख रुपए है ये, ऋण छोड़कर 34.96 लाख करोड़, और व्यय कितना है, 50.65 लाख करोड़, ठीक है ना। और राजकोषीय घाटा जीडीपी ये कितना है, 4.4%। सारे के सारे डेटा हम लोग ये देख चुके हैं, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है। फिर 12 लाख की अब आय हो गई है जिसपे शून्य रहेगा, और जो वेतनभोगी उनके लिए कितना तक शून्य टैक्स रहेगा, 12.75, यानी कि 12,75,000 तक, है ना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या हो गया है, ब्याज पर कटौती की सीमा दोगुनी होकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई, पहले 50,000 थी। पीएम धन धान कृषि योजना के तहत क्या हुआ है, 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत क्या किया जाएगा वो हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं। 6 वर्षीय दलहन मिशन आया है इस बार, आप लोगों ने देख लिया है। तो उसके तहत कौन कौन सी दालें, तुअर, उड़द और मसूर, 3 दालों की बात वहां पर की गई है। तो तुम से हम लोगों ने उसकी जो है ट्रिक भी बना ली थी, ठीक। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स आया है, ये भी देख लिया है। महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन 5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा, ये भी देख लिया है। राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रस्ताव लाया गया, ये भी देख लिया है ना। सारे के सारे पॉइंट हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। शहरी विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड हेतु 1 लाख रुपए करोड़ का प्रस्ताव होगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स लाई जाएगी। स्टेम हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा था। स्टेम में क्या था, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ। 36 जीवन रक्षक दवाओं की आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल बैटरी और घटकों पर शुल्क में छूट का प्रस्ताव होगा। तो आप इलेक्ट्रिक वाहन लोगे वो भी थोड़ा सस्ता होगा, और आगे मोबाइल बैटरी भी सस्ती होगी, तो इसकी वजह से मोबाइल पर भी असर पड़ेगा, मोबाइल भी सस्ता होगा। तो जिन जिन को बदलना है थोड़ा रुक के बदल लीजिएगा, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग आर्थिक समीक्षा। अब हम लोग को बजट से कोई भी क्वेश्चन आना होगा वो इतने में ही आ जाएगा। और अब देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में उतनी ज्यादा चीजें दी नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा की कि ये फर्स्ट टाइम कब आया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, तो कम से कम पता तो होना चाहिए हमें।
फर्स्ट टाइम ये आया था, आर्थिक समीक्षा फर्स्ट टाइम की गई थी 1950 और 51 में। ठीक है। और अगर बात करें कि जो अभी बजट आता है, हम लोगों ने बात की थी कि बजट से एक दिन पहले हमारी आर्थिक समीक्षा आ जाती है। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को बजट आता है, तो ये 31 दिसंबर को आ जाती है इकोनॉमिक सर्वे की डेटा। तो ये जो प्रक्रिया चालू हुई, ये कब हुई थी? तो बजट की प्रस्तुति के से एक दिन पूर्व जो प्रक्रिया चालू हुई थी, वो हुई थी 1964 से। तो ये भी आप एक अच्छा फैक्ट है, याद रख लेना। अब वो हो ही जाएगा, अब बता दिया है ना, तो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अभी की आर्थिक समीक्षा की। देखिए, श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, वही उनको प्रस्तुत करते हैं, ने 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत की आर्थिक समीक्षा 2024-25। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 24-25 और बजट 25-26। ठीक। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार, तो देखिए इसमें वित्त मंत्रालय के जो सलाहकार होते हैं, उनके नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। मतलब ये डेटा जो है वो तैयार किए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। तो अभी वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौन है? प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वरम, इनके नेतृत्व में ये तैयार की गई है। ठीक है, यहाँ से इतनी डेटा याद रखिएगा। फिर यहाँ आ जाइए, अर्थव्यवस्था की स्थिति, मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र की विकास, बाह्य परिदृश्य और राजकोषीय विकास, और उद्योग और सेवा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र आदि की स्थिति का भी विश्लेषण करेगी। तो कुल मिला के ये होता है विकास का, जो बाह्य परिदृश्य है उसका, राजकोषीय विकास है उसका, और उद्योग और सेवा क्षेत्र जो भी हमारे चल रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, वो उनका सबका विश्लेषण करती है। ठीक है। अब इसके साथ ही क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में श्रम व्यवस्था का विवेचन भी किया गया है इसी बार, क्योंकि एआई आया है, तो एआई आया है तो उसके लिए कुछ तो सुविधा करनी पड़ेगी, कुछ तो हम लोग डेटा रखेंगे उसका, तो उसकी भी इसमें बात हुई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बाद भी भारत निरंतर आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। तो ये है कि भारत का विकास निरंतर चल रहा है, कम नहीं हो रहा है। भारत की जो वास्तविक जीडीपी की यदि हम लोग बात करें, तो उसमें इस बार हुई है वृद्धि, और कितनी? 6.4%। तो अगर आपसे 2024-25 की वास्तविक जीडीपी पूछ ली जाए और वास्तविक जीडीपी में वृद्धि पूछ ली जाए, तो कितनी हो जाएगी? 6.4%। ठीक है। वास्तविक मूल्यवर्धन, यदि जीबीए की बात हो तो क्या बताओगे फिर? जीबीए के 6.4% की दर बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उसकी क्लियर है, वास्तविक जीडीपी की 6.4 हो गया, लेकिन जीबीए का भी अनुमान है 6.4%। तो आपको दोनों का सेम ही हो गया है, याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है, इसका अनुमान लगाया गया है। और वहीं औद्योगिक क्षेत्र में कितना? 6.2। तो कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो कृषि क्षेत्र में कितना हो जाएगा? 3.8 हो गया। और उद्योग की बात यदि करें उद्योग क्षेत्र में, तो 6.2। ठीक, इतनी डेटा याद रखिए। फिर यहाँ सेवा क्षेत्र में कितना? 7.2% की वृद्धि हुई है, तो ये भी याद हो गया। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में हुआ है, कितना? 7.2%, सबसे ज्यादा। अब 2026 की वास्तविक जीडीपी 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अब इतना ज्यादा याद नहीं रखिएगा। 2026 का अनुमानित नहीं रखिए याद, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा कौन सी, जो अभी हाल ही में वास्तविक जीडीपी हम लोग याद किए हैं, 6.4%। ठीक है। फिर यहाँ पर रखिए कुल, जो 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड 1647.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? अभी 5.7% की वृद्धि हुई है। तो ये याद रख लीजिएगा, खरीफ फसल की बात हो रही है ना। बाकी ये कुछ याद नहीं रखिएगा, कुछ फालतू चीजें दी रखी हैं, बहुत डेटा हो जाएगा। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? 64.2 हो गया है। 2021 में कितना था? 53.9। ठीक है। और 2024 में कितना हो गया है? 64.2 हो गया है। बाकी ये कुछ नहीं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नॉन ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। इनके बारे में क्या दिया हुआ है? इनके अनुपात में 2017 और 18 में अपने सर्वोच्च स्तर पर था, और 2024 में ये क्या हुआ है? सितंबर 2024 के अंत में 2.7% पर आ गया, जो विगत 12 वर्षों में इसका निम्नतम स्तर रहा है। इसलिए इसको अपन लोगों ने यहाँ पर स्टार लगा लिया है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ना जी। 2024 में कितना आ गया? 2.6% पर आ गया है।
गिर गया है। 2017-18 में देखिए कितना था, 11.2%। तो ये 12 वर्षों में सबसे निम्न स्तर पर आया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, फिर सीधा भारत का विदेशी व्यापार देख लेते हैं। इसके डेटा क्या दे रखे हैं, इसके डेटा रखे हैं कि इसकी जो समीक्षा की गई है उसमें आया है कि भारत के जो कुल निर्यात हैं माल और सेवाओं दोनों को मिलाकर 2024 और 25 से पहले 9 महीनों में कितने थे, 602.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे, है ना। और साल दर साल लगभग 6% की वृद्धि इसमें दर्ज की जा रही है। तो 2024 के कितने हो गए, 602.6 अरब डॉलर। ये याद रख लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट, बाकी यहाँ कोई पॉइंट नहीं याद रखिएगा। सीधा आ जाइए सेवाओं के क्षेत्र में। सेवाओं के क्षेत्र में क्या हुआ है, 2024 और 25 के पहले 9 महीनों में देश की सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की, 11.6% की वृद्धि रही है। और अगर बात करें दूरसंचार कंप्यूटर सूचना की, तो सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में कितनी हो गई है, 10.2% है। और भारत विश्व में इसका दूसरा निर्यातक है। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना के बारे में, तो वैश्विक स्तर पर 10.2% है, भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है ना। तो ये डेटा एक याद रख लीजिएगा। फिर विदेशी मुद्रा कोष पर आ जाइए। विदेशी मुद्रा कोष में क्या दिया हुआ है, ये भारत में प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष 700 अरब डॉलर के बेंचमार्क को पार करके दिसंबर 2024 के अंत में घटकर 640 पर आया। तो ये घट गया है, तो इसलिए इसको भी लगा लिया है। फिर अगर 2024 की बात करें तो भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि रखने वाले देश को अपना स्थान बना लिया है ना। और चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। तो बात करेंगे किसमें, विदेशी मुद्रा पारक्षित निधि में, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर आ गया है, फोर्थ पर। सबसे टॉप पर है चाइना, फिर नेपाल, फिर स्विट्जरलैंड, उसके बाद चौथे पर आ गया भारत। और भारत का विदेशी ऋण स्थिर है, अभी विदेशी ऋण अभी उतना ही है जितना पहले रहा। और सकल घरेलू उत्पाद की यदि बात करें तो इसके प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा का अनुमान जून 2000 अंत तक कितना लगाया गया है, 18.8% से बढ़कर 24 में कितना हो गया है, 19.4% हो गया। तो अभी हम लोगों को ये विदेशी ऋण के रूप में देखना है, 19.4% हो गया है। बहुत ज्यादा डेटा हो रहा है क्योंकि भैया चीजें ही ऐसी हैं। एक तो क्या है, बजट में भी डेटा हो गया, लेकिन कुछ योजनाओं ने संभाल लिया था। फिर उसके बाद अभी आया है क्या, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी डेटा ही डेटा हो रहा है। पर आप इसको लगा लीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ोगे बार बार तो कुछ चीजें आपके सामने आ जाएंगी, है ना। अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62% योगदान सेवा मूल्य संवर्धन का है, ठीक है ना। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। समीक्षा के अनुसार यदि देखा जाए तो इस दशक में चीन, थाईलैंड और भारत कौन से नंबर पर आ गया है, थर्ड पर आ गया है ना, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में। और भारत का सेवा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन जीबीए की बात करें तो 2024-25 में कितना हो गया है, 55% हो गया है जीबीए। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, एक ये स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर। भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, जिसका सेवा निर्यात क्षेत्र में 4.3% की हिस्सेदारी है, ठीक है। अब आ गया कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेटा आपको याद नहीं रखने, यहाँ पर आ जाइए। भारत का कुल अनाज उत्पादन इस बार कितना हुआ है, 11.6% का योगदान रहा है। तो अनाज उत्पादन में कितना, 11.6%। फिर उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। तो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का बात करें तो कितना, 1647.05 लाख मीट्रिक टन। और फिर वहीं पर एक तो फिर डेटा और देखिए और फिर हमारी क्लास समाप्त हो जा रही है। मत्स्य में कितना, मत्स्य पालन क्षेत्र में 8.7% और पशु में 5.8%। तो देखिए खाद्यान्न में देखा सबसे पहले कितना, कुल अनाज में 11.6, और मत्स्य में कितना रहा है 8.7%, और पशुपालन पर पशुधन में कितना रहा है 5.8%, ठीक है ना। सारे डेटा हम लोगों ने देख लिए। यहाँ से हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर ही ली थी पहले ही। तो ये हो गया हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो आज हम लोगों की जो घटना सार है वो पूरी हो गई है, कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर कि इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, है ना। बार बार रिवीजन करोगे तो जितने भी डेटा वेटा है आप लोग बार बार याद रखते रहोगे, 6 महीने के डेटा यूं आपके आंखों पर और हाथों पर आ जाएंगे। मेंस के भी अभी
डेटा जो कुछ है उसमें नए नए डेटा दिए हुए हैं वो मेंस में भी आपके काम आ जाएंगे। तो अब आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।